नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य कर अपनी जीविका चलाती है। किसानों को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। किसानों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए देश में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो आज देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो किसान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री को पूरा देश नमन कर रहा है। चौधरी साहब का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के हापुड़ में हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा ही किसानों के हित के लिए संघर्ष किया और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसान परिवार में जन्मे चौधरी साहब इस प्रकार आकाश में नक्षत्र की भांति दमकेंगे, ये शायद किसी को पता नहीं था। किंतु ये चौधरी साहब के कर्म और भाग्य की विशेषता थी कि वो एक साधारण किसान रहने के स्थान पर देश के किसानों की आवाज बने। चौधरी चरण सिंह ने अपनी योग्यता और प्रशासनिक क्षमता की बदौलत देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित भी किया। उनकी कई योजनाओं को आज भी याद किया जाता है। अगर वे प्रधानमंत्री का एक सत्र भी पूरा कर लेते तो इसमें संदेह नहीं कि आज किसानों की स्थिति कुछ और होती। 29 मई 1987 को जनमानस के नेता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चौधरी चरण सिंह तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन लोगों के जहन में उनका राजनीतिक प्रभाव पहले की तरह आज भी बरकरार है। साल 2001 में सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस दिन का आयोजन देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में किया जाता है, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी नीतियां बनाई थी और चौधरी चरण सिंह जी ने बहुत सी नीतियां न केवल किसानों के हितों की रक्षा करती थी, बल्कि उन्हें एकजुट करके जमींदारों से लड़ने की प्रेरित भी करती थी। इनकी जो मेन बेसिक थीम थी कि किस तरह से मेरे को कृषि जो समुदाय है उसका विकास करें, और उन्होंने कई नीतियां स्थापित की थी और उन नीतियों का यही था कि कृषि समुदाय को किस तरह से एक सम्मानजनक स्थिति पहुंचाए और उनका उत्पादन बढ़ा सके। क्योंकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि सच्चा भारत गांव में निवास करता है, कि सच्चा जो भारत है वो गांव में बसता है, गांव का विकास ही भारत का विकास है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कई बार किसानों तक आवश्यक जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसलिए किसी एक दिन पर किसानों को उनके सम्मान के साथ उनके हितों की जानकारी देना ही किसान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और आज हम जो देश की उन्नति है, कारगर है, उनमें कहीं न कहीं उन प्रधानमंत्री साहब की नीतियां थी और उन नीतियों की वजह से आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि हम कृषि में एक अग्रणी कदम उठा सके। यह बात हर कोई जानता है कि किसान ही देश की मेरुदंड है, इसलिए इनके हितों की रक्षा करना बेहद आवश्यक है। इस तरह किसान पृष्ठभूमि के चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाने वाला ये दिन भारतीयों के मन में किसानों के सम्मान को बढ़ाता है। खेती के क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और ग्रामीण विकास संघों द्वारा इस दिन विभिन्न कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।
कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक गांवों का दौरा करके किसानों और उनसे संबंधित मुद्दों को समझने और उनके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए कृषि तकनीकों और विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं के बारे में समाधान और जानकारी प्रदान करते हैं। और इसी कड़ी में आपका अपना न्यूज चैनल हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम के जरिए आप सभी से जुड़ता है। देश और प्रदेश के किसानों के बीच कृषि की उन्नत तकनीकी, लाभकारी योजनाएं, मौसम आधारित कृषि सलाह और ताजा मंडी भाव की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करता है। किसानों के बिना जिंदगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो हमारे भरण पोषण का काम देखता है और इसके बदले में यदि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर पाए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सके, तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए भी किसान दिवस मनाना जरूरी है। किसान समुदाय और ग्रामीण वर्ग के कई सदस्य मिलकर कृषि आधारित कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कई वाद विवाद, प्रतियोगिता, क्विज जैसे कार्यक्रमों में कृषि एवं संबंधित जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। किसानों के प्रतिनिधि अपनी समस्याओं एवं मुद्दों पर अभिव्यक्ति कर पाते हैं। किसानों के बिना जिंदगी और दुनिया का अस्तित्व सोचा भी नहीं जा सकता है। ये बहुत ही खुशनसीब की बात है कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो हमारे भरण पोषण का काम देखता है, और इसके बदले में यदि हम उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा सकें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सरकार किसानों के लिए समय समय पर कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है। उनको लाभ देने के लिए बहुत सी कृषि कार्यक्रम भी आयोजित करती है। किसान दिवस के दिन कृषि वैज्ञानिक किसानों से बातचीत करते हैं, उनके समस्याओं का सुनकर उनका हल देते हैं। इस दिन किसानों को एक बेहतर तथा आधुनिक कृषि का ज्ञान दिया जाता है। साथ ही उन्हें इस ओर प्रेरित किया जाता है कि वो नई तकनीक अपनाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके, और मुख्य रूप से जो इनपुट्स है उनकी कॉस्ट कम से कम लगे, और जो लागत है इसमें जैसे बीज है, बीज अच्छी श्रेणी का बीज काम में लेवे, नई तकनीक काम में लेवे, प्रवर्धन अच्छे तरीके से करे, खाद और उर्वरक का प्रबंधन अच्छी तरह से करे, हाईटेक मशीनीकरण है उनका भी उपयोग करे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करे। इन सब तकनीकों का जानकारी अगर किसान रखता है तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन बढ़ता है। कृषि प्रधान देश भारत में किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई के लिए नई पद्धतियों को अपनाया जाए, जैविक और विविधीकरण खेती को बढ़ावा मिले, उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह की उचित व्यवस्था हो, किसानों को उत्पादों को बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध कराए जाएं। हालांकि पिछले 10 से 15 वर्षों से भारत के किसानों को सरकार से बहुत राहत मिल रही है, जैसे कि उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्रदान करना, ऋण पर छूट, खेती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा आदि। लेकिन अभी भी किसानों और उनकी कृषि पद्धतियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जब हर किसान शिक्षित और अपने अधिकारों को पहचानने लगेगा, तभी हमारा देश सही अर्थों में एक विकसित देश बनेगा। क्योंकि आज भी अपने देशवासी लगभग 60% परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं कृषि में नए आयाम होंगे तो निश्चित रूप से अपने जो ग्रोथ रेट है वो अपने देश की में बदलाव आ सकता है। जब भी आएगा जब हाईटेक एग्रीकल्चर अपने करेंगे और कृषक समुदाय का उत्थान होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में सिंचाई वाले एरिया में गेहूं की खेती मुख्य रूप से की जाती है और जिन किसानों ने गेहूं की बुआई कर रखी है उनकी फसल अभी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और फसल की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए फसल में सही समय पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और हानिकारक कीटों से फसल का बचाव करना जरूरी है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजकिशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो गेहूं की फसल जो है जिन 22 से 25 दिनों की हो गई है और इस अवस्था में जो है जड़ का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है और इसी अवस्था में जो हमें गेहूं की फसल की सिंचाई हमें करना अति आवश्यक होता है, जिसको क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें जो गेहूं की सिंचाई में अगर आपके पास 2 ही पानी उपलब्ध थे तो 20 से 25 दिन में सिंचाई करनी होती है और दूसरा जो गमबोट की अवस्था जो 80 से 85 दिनों में आती है उस अवस्था में सिंचाई करना होता है। परंतु अगर आपके पास पानी की उपलब्धता बहुत प्रचुर मात्रा में है तो आप जो है 20-20 दिनों के अंतराल में, लगभग जैसे आप अभी 20 से 25 दिनों में दे रहे हैं जब क्रांतिक अवस्था, उसके बाद जो है अगला 20 से 25 मतलब 40 से 45 दिन, 60 से 65 दिन, 80 से 85 दिन, 100 से 105 दिन और 120 से 125 दिन में अगर पानी की सिंचाई करते हैं, लगभग 5 से 6 पानी जो है भूमि की मिट्टी के आधार पर जो है गेहूं की फसल के लिए, उपज के लिए लगता है। किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा 25 से 30% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होता है। इसीलिए इनका नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। अब जो है अगर खरपतवार नाशी की बात की जाए तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर आप क्रांतिक अवस्थाएं जो होती है लगभग 40 दिनों तक जो होता है गेहूं की फसल जो है खरपतवार मुक्त होना चाहिए। अगर इस अवस्था में आप गेहूं की फसल में निदाई का कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो उत्पादकता लगभग 35 से 40% तक घट सकती है। और किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने जो है बुआई के समय पेंडिमेथिलिन दवा का उपयोग नहीं किया है तो निश्चित रूप से अभी 20 से 25 दिनों में जो है सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मुख्यतः आप देख सकते हैं कि गेहूं का मामा जिसे गुल्ली डंडा बोला जाता है, उसके अलावा अकरी होती है, वन प्याजी होता है, बथुआ भाजी होती है, तो ये मुख्य रूप से गेहूं की फसल में पाए जाने वाले खरपतवार है। इसके नियंत्रण के लिए जो होता है सल्फोसल्फ्यूरान और मेट सल्फ्यूरान जो है उसके सक्रिय तत्व जो है 30-2 में जो है 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ में हमें छिड़काव करना होता है। उसी प्रकार से जो है क्लोडिनोफोप के साथ मेट सल्फ्यूरान मिक्स दवा आती है जो 60+4 सक्रिय तत्व के रूप में, इसे भी जो है 500 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं प्रति 2.5 एकड़ में तो निश्चित रूप से आप दोनों प्रकार के खरपतवार, चाहे सकरी पत्ती के हों या चौड़ी पत्ती को, आप दोनों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं के फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। किसान भाइयों, अब जो है हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर मतलब उर्वरकों का उपयोग किस प्रकार से करना है 20 से 25 दिन की फसल गेहूं की जो हो रखी है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो चूंकि हमारे क्षेत्र में किसान भाई असंतुलित रूप से और भूमि के जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर किसानों के द्वारा जो है उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कुछ किसान भाइयों की फसल जो है अभी जो है 20 से 25 दिनों में पीली पड़ रही है, जो देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई, जब भी आप पहली सिंचाई जो है जो मैं 20 से 25 दिन क्रांतिक अवस्था में बोला हूँ उसकी सिंचाई के बाद जो है प्रति एकड़ लगभग जो है 15 से 20 केजी यूरिया का अगर आप छिड़काव करते हैं, भुरकाव करना है, तो निश्चित रूप से जो है आप नाइट्रोजन की जो कमी हो रखी है उसकी पूर्ति आप कर लेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू, कीट और दीमक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।
इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। इसी प्रकार से जो है अभी हमें किसानों के द्वारा सूचना मिल रही है कि गेहूं की फसल में जो है जड़ माहू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जड़ माहू जो होता है लाल एवं भूरे रंग के होते हैं, जो नीचे जो कल्ले निकलते हैं उन कल्लों के रस को चूस लेते हैं, जिससे जो है गेहूं की फसल जो है सूखने लगती है। और इसके नियंत्रण के लिए जो है निश्चित रूप से अगर आप जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं तो नीम तेल जो होता है उसकी आप 1 लीटर मात्रा को जो है आप 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। जैसे निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होता है इनका आप घर में निर्माण करके 200 लीटर पानी में जो है 5 से 6 लीटर इन द्रव्य को मिलाकर जो है आप प्रति एकड़ की दर से आप 15 दिनों के अंतराल में अगर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण हो सकता है। कुछ किसान भाई जिनके खेत अपलैंड में है, ऊपरी भाग है और जमीन या हल्की है उनमें, तो और जो है गेहूं की फसल के अगर धान की फसल का अगर पैरा उसमें है तो निश्चित रूप से दीमक की समस्या जो है देखने को मिल रही है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो होता है क्लोरपायरेफोस दवा जो होती है उसकी 2 से 2.5 लीटर मात्रा को जो है 20 से 25 किलो रेत में मिलाकर जो है आप गेहूं की फसल में भुरकाव कर दें और उसके बाद जो है आप सिंचित कर दें भूमि को, तो निश्चित रूप से जो है आप दीमक की फसल का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से गेहूं की फसल में आप अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के कृषक रमेश चंद ने। ये आंवला के बाग में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश चंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाइयों, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आंवले का प्ररोह पिटिका या शूट गाल बनाने वाला कीट या आंवले की टहनी की शिखा में छेद करके भीतर बैठ जाता है, जिससे टहनियों में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण गांठ के ऊपर टहनी की बढ़वाड़ बिल्कुल रुक जाती है, जिससे पुष्पन और फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट का प्रकोप नर्सरी के पौधों और पुराने फलदार वृक्षों में अधिक होता है। इस कीट से बचाव के लिए पेड़ बहुत घने नहीं होने चाहिए। गॉल वाले प्ररोहों
काट कर कीड़ों सहित नष्ट कर देना चाहिए। जिन बागों में इसका प्रकोप लगातार होता रहता है उसमें 0.05% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। सबसे पहले जो कीट है इसमें आंवला में छाल भक्षी कीट है, इसको इंटरबेला टेट्राओनिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। किसान भाई ये कीट जो आंवला के पौधे हैं इसके छाल को खाता है। साथ में ये छाल को खाते हुए इसमें जो तना होता है उसमें छेद करता है। साथ में इसका जो टिश्यू है इसको नष्ट करके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो आपका जो आंवला का बाग लगा है इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास घास सूखता है उसे आप साफ कर दें। साथ में जो इसके जो प्ररोह है नए, इसके आसपास हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। साथ में जो कीट में छेद होते हैं उसमें हमें तार डाल के और उसमें साथ में जो डाइक्लोरोवास है इसकी दवा को इसमें डाल देना चाहिए तथा छेद बंद कर देना चाहिए। आंवला में एफिड कीट, जिसे हम माहू कीट के नाम से जानते हैं, यह कीट पेड़ों में नए प्ररोहों के अग्रभाग पर होता है। नीम और वयस्क दोनों रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रकोप के शुरुआत में ही प्रभावित पत्तियों और प्रवाहों को काटकर कीड़ों सहित नष्ट करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर इमियोडोक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अनार की तितली। किसान भाइयों, अनार की तितली भी काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाती है आंवले को। इसके नियंत्रण हेतु हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम आंवला का बाग लगाने जा रहे हैं उसके आसपास अनार का बाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो अनार की तितली है उड़ के आंवला में आ जाती है जो कि नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हमें कोई भी कीटनाशक जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमिथाक्साम है, 0.3% के घोल का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है इसके पास कीट चिपचिपा स्क्रेटा छोड़ता है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें मिलीबग के लिए जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है दवा, इसका उपयोग करना चाहिए। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है